जी, सबसे पहले आप सबका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। सबको नमस्कार, और जितने भी आपके दर्शक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबका परिचय करा दूं। मेरे साथ बैठे हैं रणबीर पहलवान, जो आठगामा तपा भोर के प्रधान हैं। उनके साथ सचिव हैं, जो आठगामा तपा भोर के सचिव हैं, देवेंद्र खत्री जी हैं। ये राष्ट्रीय किसान कामगार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इधर प्रधान जी हैं जाट भवन के, इधर मलिक साहब हैं। तो आज के जो विषय हैं उसके बारे में आठगामा तपा भोर के प्रधान रणबीर नांदल जी अपनी बात रखेंगे। रणबीर जी। नमस्कार सबको। नमस्कार सबको। हम कई दिन से देख रहे थे कि एक मोहल्ला ने ये कहा था कि जाट जो है वो हिंदू नहीं है, और तो हम ये देख रहे थे भाई कोई इसके बारे में प्रतिक्रिया दे, लेकिन आज तक किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बारे में आज हम प्रतिक्रिया देते हैं कि जाट से बड़ा हिंदू कोई नहीं। जाट जो है सबसे बड़ा हिंदू वैदिक धर्म को मानने वाला है, और ब्याह शादी होती है बाकायदा 3 गोद छोड़ता है वो। और जाट के बारे में मौला ने कहा शेरफिरे ने कि भाई जाट हिंदू नहीं है। जब सोमनाथ का मंदिर जो था वो लूटा, और तो भटंडे के जाटों ने उसका 70% लड़ाई करके माल छीन लिया था उसका। उसके बाद गजनी ने कहा कि भाई ये तो मैं इतना लूट के ले आता, इतना कैसे बोले जी भटंडे के जाट हैं, और उन उतना अर्जन बोले जाटा देखूंगा। उसके बाद जाटों के साथ फिर उसकी लड़ाई हुई, लेकिन खोखर गोत के जाट कोई रामलाल का नाम बताया, उसने उसका सिर काटा था। रामलाल खोखर ने उसका सिर काटा था। और तो ये कौन है हमारे को सर्टिफिकेट देनिया ना, ये जो दूसरे बोलते असली हिंदू तो हमें। हाँ, जब हड़ जोड़ते हैं जब भी ले राम का नाम, कोई आगे टकरा ले राम का नाम, और ये पता नहीं कैसे सिर फिरे हैं हमारे को सर्टिफिकेट देते घूम रहे हैं। एक तो ये बात सब जितनी भी खाप है उनने इसके बारे में इसका देना चाहिए जवाब कि भाई ये हमारी उसमें कौम में ये तो 36 जात से बाहर करने लग रहे हैं। इनकी साजिश है कि पाड़ो, आगे इलेक्शन आओगे इसमें जाटा ने पाड़ दो। और तो ये बात नहीं, ये सब ने मिल के अरसारा करना चाहिए। ये साजिद नॉमिनी है कोई मोला, उसने ये स्टेटमेंट दी है। और ये साजिश ये राजनीतिक पार्टियां हैं। हाँ, पार्टी हैं ये, कई हैं। जैसे उस वाले हिंदुओं को पाटने के सपा है, कांग्रेस है, कई पार्टी हैं ये। क्या इनको खिंड करो समझ, और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। तो आप उसको केस करो अगर आपकी भावना में बात हुआ तो हाँ, केस भी उसके ऊपर वो करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, केस डालेंगे उसके ऊपर, भाई तूने ये कैसे कर दिया। एक हमारा दूसरा एजेंडा है कि सेक्टर 36 के पास ये जो रेल एकता रेल वगैरह वगैरह है, तो इनका स्टेशन होना चाहिए। क्यों? जिसमें सुखपुरा है, लाडोत है, कई गांव जो हैं वो कहाँ उधर जाएंगे, इधर कोई स्टॉपेज तो है नहीं। और तो हम ये अपना जो MP है दीपेंद्र है, इनसे एक अपने MLA है, उनसे ये करके रिक्वेस्ट कराएंगे कि भाई हमारा एक स्टॉपेज आड़ा होना चाहिए 5 मिनट का, 2 मिनट का, जिससे हमारे जैसे बोर से बालोट है ये इतनी दूर रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और तो नज़दीक की नज़दीक आ जाएंगे। जैसे सेक्टर हैं 4-5 सेक्टर लगते हैं, ये विकास नगर है, रोड है, पूरी कॉलोनी लगे है, ये नज़दीक की नज़दीक हो जाए, दूर नहीं जाना पड़े इन्हें। और तो एक हमारा एजेंडा ये है। नमस्कार जी, आपको वह सभी आपके चैनल को देखने वालों की मेरी तरफ से नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह, राष्ट्रीय जाट किसान कामगार महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो ये मुद्दा उठा है, एक मुल्ला ने जो है ना ये बयान दिए हैं कि जाट हिंदू नहीं है, ये बहुत गलत बयान है। और हमारे समाज में जो है ना जाटों ने इतना योगदान दिया है, लड़ाई युद्ध से लेकर के खेलों तक हर जगह जो है ना जाट अपना झंडा गाड़े हुए हैं। कोई सी भी लड़ाई देख लो, चाहे 71 का युद्ध देख लो, चाहे 62 की देख लो, या
कहीं भी खेलों में जाटों का वर्चस्व रहा है और जो भी धर्म के काम हैं उनमें जाटों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कभी भी कहीं भी आप देख लो, जाट हमेशा किसी की जाति नहीं सह सकता। अगर किसी आदमी को नाजायज कोई भी तंग कर रहा है तो वहाँ आगे आके बीच में जाट ही बोल सकता है कि भाई तू इसके साथ गलत क्यों कर रहा है। इसलिए एक आध आदमी, सिर्फ आदमी इस किस्म का बयान दे के और बहुत बड़े माहौल को खराब कर देता है। हम अगर विरोध नहीं करेंगे इसका तो उसको देख के और भी एक आधा इस किस्म के बयान देगा और ये माहौल खराब होगा। इसलिए आज आपके सामने हमने अपनी बात रखी है और हम समय समय पर डीसी साहब को भी ज्ञापन दिए हैं विकास कार्य बारे। हमने स्टेडियम में जा करके चेकिंग की है, वहाँ भी बच्चों का जो है ना बड़ा बाथरूमों में देखे हैं कि भाई वहाँ टीके भी पड़े हैं और कुछ है। हमने डीसी को ज्ञापन दिया है। हम समय समय पर स्कूलों में भी जाते हैं, जो गलती होती है वो जो है ना सुधारते हैं और नहीं तो हम डीसी साहब को ज्ञापन देते हैं। और आज हमारी तरफ से यही शुरुआत ये है कि भाई जो है ना या तो इस किस्म की भाषा पर लगाम कसा जाए, नहीं तो समाज इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। दो अन्य मुद्दे और हैं जिनके ऊपर हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं पूरे शहर का, जो रोहतक से जुड़े हुए हैं। जैसे चाचा ने उठाया सेक्टर 36 वाला ट्रेन का स्टेशन, उसके अलावा आप देखेंगे कि हर साल यहाँ सड़कों में पानी भर जाता है। पहले बड़े दावे किए जाते हैं कि भाई रोड साफ़ होगी, कचरा साफ़ होगा। तो हम आपके माध्यम से नगर निगम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वो अन्य विभाग जो इससे जुड़े हुए हैं, सबसे अनुरोध करते हैं कि एक तो साफ़ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करें। दुनिया भर की प्लास्टिक की पनियाँ और कूड़ा जो है नालियों में घुसा हुआ। आज के दिन आप जहाँ भी जाएंगे, जिस भी नाली या ढक्कन खोलेंगे वहाँ कूड़ा करकट भरा हुआ है, क्योंकि सफाई अच्छी तरह नहीं होती। दूसरा, जितने भी बरसाती नाले शहर में से निकल रहे हैं, क्योंकि 95 की बाढ़ आई, उसके बाद भी हर बारिश में अगर मान लीजिए आधा घंटा ही बारिश होती है तो पूरा शहर में झमाझम और घोटों तक पानी भर जाता है। छोटा राम चौक तो स्पेशल इसके लिए है। तो आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो जितने भी बरसाती नाले शहर में से बाहर की तरफ जाते हैं अन्य नालों में जोड़ने के लिए, जहाँ से बरसात का पानी निकलता है, उनकी सफाई जल्द से जल्द करी जाए, क्योंकि बारिश सर पे खड़ी है। और कोई आपके सवालात हो इन विषयों से लेके? तो प्रशासन तो कह रहा है कि नाले की सफाई हो गई है, लगातार कार्य जारी है। हमने पिछले 3-4 साल से लगातार मैं दिखाने लग रहा हूँ लाइव। जब बरसात होती है, जब शुक्रा चौक, अब तो पुल बनना शुरू हो गया, छोटराम चौक, सेक्टरों की गलियाँ, ये सारी मैंने लाइव आके दिखाई हैं। और अन्य कॉलोनियों में भी गोटों के नीचे तक पानी भर जाता है। तो आपसे ये अनुरोध है कि हम जल्द मिलेंगे, आने वाले हफ्ते में इन सारे अधिकारियों से मिलेंगे विभिन्न विषयों पर लेके, ताकि शहर की सफाई और बरसाती पानी की निकासी दुरुस्त हो सके। मैंने तो बाकी 4 कंपनी को टेंडर दिया है, 4 जोनों में बांटा गया, ट्रेंडिंग और आप सवाल उठा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये बता दीजिए सफाई हुई कहाँ है? ये तो बारिश होगी ना, आने वाले 2 दिन में बारिश होने वाली है, उसके बाद आप फिर मिल लेंगे, फिर दिखा देंगे कि बारिश से क्या हालात है। पूरे रोहतक की बता रहा हूँ मैं। और बाहर जो कृषि जहाँ पे खेती होती है, जितने भी गांव के अपने हलके हैं, उन हलकों में भी आप देख लो जाके, सारे खेतों में पानी भर जाता है। और सिर्फ पानी निकासी की दिक्कत है, वो और कुछ नहीं है। अगर पानी निकासी दुरुस्त कर दी जाए तो ये पानी वेस्ट भी नहीं होगा और ये पानी समय पे काम भी आ जाएगा। ड्रेन नंबर 8 की 95% काम पूरा हो चुका है सफाई का, लेकिन अभी तक आपको पता है उस बात का मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी अपनी वक्तव्य में ये कहा कि जो भी आप नाली उगाड़ोगे जेसीबी से, उसके नीचे कचरा मिलता है। कितनी नाली आप साफ करोगे? ये तो बारिश से कम 2 महीने पहले जाना चाहिए सारा काम। तो पिछले साल भी जो है ना बारिश के कारण सैकड़ों एकड़ जमीन जो है बहुत ज़्यादा बुआई भी नहीं हुई थी, क्यों की क्या उससे सबक बन गया या सफाई हुई? अब ये तो पता चलेगा कि बारिश हो जाए, पता लग जाए। मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि ये जो महम वाला क्षेत्र है और इधर लाखन माजरा वाला क्षेत्र है और इधर कलानौर का कुछ एरिया है, इसमें तो हर बारिश के मौसम में पानी भरता है।
हर बारिश के मौसम में। सारी जिम्मेदारी सरकार की या प्रशासन की है, लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है जो देखिए, पॉलिथीन डालते हैं या मैं वही कह रहा हूँ। हमने आज से 3 से 4 साल पहले पॉलिथीन की मुहिम चलाई थी पूरे रोहतक में। हम हर दुकान पे जाके हमने जूट के और ये कपड़े के थैले ही बांटे थे, कागज़ के थैले ही बांटे थे, लेकिन लोग फिर भी पॉलिथीन को फेंकना नहीं छोड़ते। इसके ऊपर सख्ताई होनी चाहिए और इसके ऊपर एक पॉलिथीन को लेके कानून बनना चाहिए, नहीं तो ये पॉलिथीन पूरे देश को बर्बाद कर देगा। अच्छा, एक और एक ये कि मैं 3 दिन पहले एलओ ऑफिस में मिला था, जो अपने एसडीएम साहब ने चार्ज ले रखे हैं उनसे मिला था। ये सेक्टर 2-3 मार्केट के पास शराब का ठेका है, उधर उड्डा वाले कोई नहीं देते, इतना तो घास है और उसमें बैठ कर लोग दारू पीते हैं और मेरा दरवाज़ा बिल्कुल उनके सामने है, लेकिन उड़ा टट्टी करे हैं। मैं शिकायत करके उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तकरीबन एक आदमी जितना ऊंचा तो घास है उसमें, समझे, ये हाल हो रहा है।